ओके जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस है क्या और इंटेलिजेंस की जो थीरीज है वो क्या है। ठीक है। स्पेसिफिकली जब इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वन फैक्टर, ओनली अ सिंगल फैक्टर। ठीक है। फिर बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टू फैक्टर। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फोर फैक्टर। ठीक है, या थ्री फैक्टर जिस तरह स्टर्नबर्ग कहता है। ठीक है। फिर फोर फैक्टर और फिर लास्ट में जो है सेवन फैक्टर और नाइन फैक्टर। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सीक्वेंस में इसी तरह ही जहन में रखनी है। वन फैक्टर, देन से टू फैक्टर, देन थ्री फैक्टर, देन फोर फैक्टर, देन सेवन फैक्टर, देन नाइन फैक्टर। ठीक है। तो इसी से आप लोगों की जितनी भी ये थीरीज है इंटेलिजेंस की, सारी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। ऐसा जिसमें कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओके, 1 मिनट। आई कांट हियर इट सर। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी जी आ रही है। ओके, किसी ने टेक्स्ट किया कि मैं नहीं सुन सकता या सकती। चलो, क्या कहे अभी। ज्वाइन। ओके जी। तो किसी ने कहा कि ये जो इंटेलिजेंस है ये टू पिक्टर है, किसी ने कहा चार पिक्टर है, किसी ने कहा सेवन पिक्टर और किसी ने कहा कि नाइन पिक्टर है। ठीक है। किसी ने ये कहा कि ये जो पिक्टर्स है ये एक एक अलग अलग काम करते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, ये जितने भी फैक्टर्स है ये सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। मतलब एक फैक्टर डोमिनेंट होता है, जिस तरह हावर्ड गार्डनर कहता है कि एक फैक्टर डोमिनेंट होता है, उसके साथ और भी फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी में सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक फैक्टर है, तो उसमें स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस का भी एक सॉरी मैथमेटिकल और अरिथमेटिक का भी एक फैक्टर है। तो इसी तरह कुछ जो फैक्टर होंगे वो डोमिनेंट होंगे, कुछ कम होंगे। इस तरह फिर थोंडाइक कहते हैं कि नहीं, जितने भी ये फैक्टर है ये ग्रुप में ही काम करते हैं सिमल्टेनियसली, एक मशीनरी की तरह। जिस तरह ये आप देख रहे हो, एक खोपड़ी सी दी गई है माइंड का जो स्ट्रक्चर, तो इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो कहता है तोंडाई कि ये सारे जो है सिमल्टेनियसली एक ही तरह के काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है हावर्ड हावर्ड गार्डनर वो कहता है कि नहीं, ये हर एक पार्ट जो है इसकी अलग अलग एक वर्क है, लेकिन ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में काम करता है कि एक जो पिक्टर है फॉर एग्जांपल वो किसी का डोमिनेंट है तो दूसरा पिक्टर उसका सबऑर्डिनेट है। ठीक है। अच्छा, ये बेने साइमन बेने जो है, इन्होंने सी ए क्रोनोलॉजिकल एज 1905 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दी थी। साइमन ने फिर उसके साथ एम ए मेंटल एज 1908 में इसका कॉन्सेप्ट दिया। स्ट्रोन ने एम ए डिवाइड बाई सी ए, उसी टाइम इनको मल्टीप्लाइड नहीं किया गया था 100 के साथ, ये 1912 में दी गई है। फिर थर्मन जो है उन्होंने एम ए मेंटल एज डिवाइड बाई सी ए क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। और यही आई क्यू जो है उसको मैयर करने का एक फार्मूला भी है। आई क्यू को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के क्लास में। इंटरव्यू के अभी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आ रहे, दैट्स वाई वो जो सिलसिला है थोड़ा मैंने स्टॉप किया हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पहुंचे हो तो काइंडली वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि उसको मैं प्रॉपर सीक्वेंस में करके बाद में जो है आप लोगों के लिए इंटरव्यू का जो ये हम एक सीरीज चला रहे हैं उसमें उसका आंसर इंक्लूड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लो। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन किसी के पास हो, किसी ने नोट किए हो या किसी फ्रेंड ने उनके साथ शेयर किए हो, तो काइंडली मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा कि उस पर मैं काम करूँ, क्योंकि ऐसे जितनी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि उन पे मैं आगे जाके उस पर कुछ जो है वीडियोस बना सकूँ या हम उस पर क्लास अटेंड कर सके। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। अच्छा, ये थीरीज है इंटेलिजेंस की। यूनिटरी थीरी, इसको हम मोनार्की थीरी या मोनार्किक थीरी भी कहते हैं। टू फैक्टर थीरी ऑफ स्पीयरमैन, स्पीयरमैन टू फैक्टर थीरी भी हम पढ़ेंगे। मल्टी फैक्टर थीरी आप थोंडाइक भी पढ़ेंगे। या थोंडाइक की जो थीरी है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक थीरी। ठीक है। अच्छा, थीरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय गार्डनर, हावर्ड गार्डनर की जो थीरी है उसको हम पढ़ेंगे। ग्रुप फैक्टर थीरी बाय थर्स्टन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गेलपोर्ट। ठीक है, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दिया है उसको भी हम कंप्लीट करके और इसके आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगर टाइम रहा। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, और इसके साथ साथ क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये जो चीज़ें हैं
ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, ठीक है। अच्छा जी। इंटेलिजेंस है क्या स्पेसिफिकली? अच्छा, इंटेलिजेंस एक बंदे की एक ऐसी सलाहियत है। देखो, आप लोगों ने इसको जहनी सलाहियत से लिंक नहीं करना, क्योंकि इंटेलिजेंस इनिशियली उसको जहन के साथ जो है लिंक किया गया था, लेकिन ये जस्ट जहन से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जब आया इनिशियली, तो इसको फिजिकल जो फिजिक होती है, क्योंकि वो एग्रीरियन सोसाइटी, सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ रिलेट थी। अच्छा, नहीं अपने लगे। हबीबुर रहमान साहब अपना माइक ऑफ रखिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो इनिशियली जब ये इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया, तो इनको पी क्यू, फिजिकल कोशंट, उसके साथ इसको लिंक किया गया कि जो बंदा फिजिकली स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसी टाइम एग्रीरियन सोसाइटी थी, और फिजिकल फिटनेस जो है इसको एज अ इंटेलिजेंस के तौर पर लिया जाता था, ठीक है। फिर बाद में जो है फिजिकल क्वेश्चन के बाद जो है आई क्यू का कॉन्सेप्ट आया कि देखो, हमने इंटेलिजेंट क्वेश्चन को देखना है, स्पेसिफिकली ये जो फिजिकल क्वेश्चन है ये इतना मतलब ये सिर्फ काफी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में उनके बाद आया ई क्यू, इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है, कि जो ये दो है, इन दोनों को मिलाने के बाद थर्ड जो हमारा आएगा, हो सकता है एक बंदा बहुत लायक हो, लेकिन वो अपने जो इमोशन है उसको टाइमली कंट्रोल नहीं कर सकता हो, तो दिस इज समथिंग इमोशनल क्वेश्चन। फिर बाद में एक और भी क्वेश्चन आया जिसको डिजिटल क्वेश्चन कहते हैं, कि ये जो कंप्यूटराइज दौर है, टेक्नोलॉजी के साथ ये जो क्वेश्चन लिंक हो रहा है, दिस समथिंग डिजिटल क्वेश्चन, तो उसको इसी के साथ लिंक किया गया, ठीक है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन फिर आया सोशल क्वेश्चन, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत ही लायक है, बहुत ही काबिल है, इमोशन को भी वो कंट्रोल कर सकता है, फिजिकली भी वो स्ट्रांग है, उसकी जो आई क्यू लेवल है वो भी ज़्यादा है, लेकिन अगर सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में, या अगर वो सोसाइटी के अंदर एक सक्सेसफुल बंदा नहीं है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अभी ये जो इंटेलिजेंस है इसको शेप करती है किसी बंदे की, ठीक है। तो कहते हैं इंटेलिजेंस एक बंदे की वो ताकत है, वो इस्तिताअत है, जिसके जरिए वो किसी भी नए माहौल के साथ एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। एक बंदे की वो सलाहियत जिसमें वो अपने आप को एक नए माहौल के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। दिस समथिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड अ गोल। ये भी एक डिफिनीशन है। देयर आर मेनी व्यूज रिगार्डिंग व्हाट constitutes intelligence. Different psychologists have given different view points and formulated their own theories of intelligence. Some important such theories are as follows, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, नीचे इसके नाम दिए गए हैं, लेकिन इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई इसको एक्सप्लेन करने की ऐसी जितनी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्या है? इसको हम मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। मोनार्की कहते हैं एक शख्सी हुकूमत को, एक ऐसा हुकूमत जिसमें एक बादशाह हो, और उसमें डेमोक्रेसी, और उसमें ये एमएनएज एमपीएज और ये किस्से नहीं होते, ठीक है। जिस तरह ये हमारे गल्फ कंट्रीज जो यूएई है, जिस तरह हमारे ये जो सऊदिया है, उसमें ये शख्सी हुकूमत ही है, ठीक है। तो शख्सी हुकूमत टाइप की एक चीज़, मतलब ये कहते हैं कि सिंगल फैक्टर जो है, एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होगा, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वही इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए एक ही फैक्टर है। इंटेलिजेंस जस्ट एक ही चीज है, और इसके पार्ट नहीं है। आगे इसके बाद आ रहा है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहता है कि ये जो है टू फैक्टर पे कंसिस्ट है, मतलब एक स्पेसिफिक फैक्टर है और एक जनरल फैक्टर है, ठीक है। तो ये सिंगल फैक्टर वाले कहते हैं, जिसमें हमारे पास जॉनसन आता है, बिने आता है, थर्मन आता है, और स्ट्रन आता है। अच्छा, ये स्ट्रन की बात हो रही है, आगे एक और भी स्ट्रन है जिसको हम स्टर्नबर्ग कहते हैं, ठीक है। उसकी व्यू थोड़े अलग है। ये स्टर्न जो है वो थोड़ा चेंज है, और उसके जो व्यूज है वो थोड़े चेंज है, क्योंकि स्टर्नबर्ग जो है उन्होंने ट्राई आर्क एक थ्योरी दी है, और वो इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में इसी हेडमास्टर के इंटरव्यू में वो पूछा भी गया है कि ट्राई आर्क एक थ्योरी जो है वो क्या होती है। तो वो स्पेसिफिकली इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। दिस थ्योरी सेज इंटेलिजेंस इज वन पावर ऑफ आर एनर्जी which affect all the activities of the individual. किसी भी इंडिविजुअल की जितनी भी एक्टिविटीज है, उसको एक ही फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। दिस इज समथिंग सिंगल फैक्टर थ्योरी, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट लाइक जॉनसन, बिनेट, थर्मन एंड स्टर्न emphasized that intelligence consists of one factor which is universal for all activities of the individual. जितनी भी एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज है, उन सब के इर्द गिर्द एक ही फैक्टर जो है वो घूमता है, और एक ही फैक्टर जो है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, जितनी भी एक्टिविटीज आप ह्यूमन है, ठीक है। आगे इसी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है, ये देखो।
सिंगल पिक्चर थ्योरी जो है इसमें क्या है, इट इज द जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा जी, 1 मिनट। ओके, it is the general ability of the individual that enable him or her to succeed in your sphere of life। मतलब हर एक स्पीयर ऑफ लाइफ में एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होगा आपके इंटेलिजेंट का। बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी सी कंट्री टू दिस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो मैथमेटिक्स में, या एक मैथमेटिकल प्रोफेसर है, वो मैथमेटिक्स में बहुत ही लायक है, लेकिन उसकी जो सोशल रिलेशनशिप है या सोसाइटी के साथ उसकी जो एडजस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि ये ज़्यादातर पॉजिटिविस्ट लोग जो होते हैं या ये मैथमेटिक्स लोग जो होते हैं, ये तो ज़्यादातर इनका जो सामना होता है और इनकी जो रिलेशनशिप होती है ज़्यादातर रीजनिंग, लॉजिक, इन तरह की चीज़ों के साथ होता है। तो दैट्स वाई इनकी जो सोशल ग्रोथ है वो थोड़ी कम होती है। क्योंकि एज कम्पेयर टू सोशल साइंस स्टूडेंट, एज कम्पेयर टू लिंग्विस्टिक स्टूडेंट, एज कम्पेयर टू जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट या प्रोफेसर, ठीक है, तो इनकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो थोड़ी कम होती है। दैट्स वाई ये कहता है कि अगर मैथमेटिक्स का एक प्रोफेसर है तो ठीक है, उसका जो एक फैक्टर है वो तो ठीक है, वो उसमें तो लायक है, लेकिन अगर वो सोशल जो क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो अगर कम है, तो मीन कि यहाँ पर ये थ्योरी इसलिए रिजेक्ट होती है कि किसी बंदे के अंदर एक जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता इंटेलिजेंट के लिए। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी का सोशल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हो सकता है किसी का इमोशनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, इमोशनली अ पर्सन इज अनस्टेबल, ठीक है, या एक बंदा जो है उसका फिजिक अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है इंटेलिजेंस में। ठीक है, फर्दर एनालिसिस ऑफ स्कोर्स इन द इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी। अच्छा, टेस्ट बैटरी आप लोग याद रखो, ये वर्ड आप लोगों को थोड़ा तंग करेगा। टेस्ट बैटरीज का मतलब ये है कि जब हम एक चीज मालूम करने के लिए बहुत से टेस्ट अरेंज करते हैं, अ सीरीज ऑफ टेस्ट, जब अब सीरीज ऑफ टेस्ट होंगे और उसी के जरिए हम एक चीज को मेजर करते हैं, कोरिलेट करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं, दिस समथिंग टेस्ट बैटरीज। ठीक है, फर्दर एनालिसिस ऑफ स्कोर एज एन इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी शोज दैट डिफरेंट टेस्ट इन द बैटरी आर नॉट हाईली कोरिलेटेड। ये देखो, मतलब डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए गए। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट सोशल क्वेश्चन के लिए रखा गया, एक जो है फिजिकल क्वेश्चन के लिए, एक जो है सॉरी डिजिटल क्वेश्चन के लिए, एक जो है हमारे पास आईक्यू लेवल के लिए। तो वो जब रिजल्ट चेक किया गया तो इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन थे। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि नहीं, ये जो सिंगल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है इंटेलिजेंस में, और भी फैक्टर है। ठीक है, हेंस इट इज सेड दैट द यूनिफैक्टरी अप्रोच फेल्स टू एक्सप्लेन ऑल द मेंटल एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन सेटिस्फैक्टरली। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ गया हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी। ये तो पहले एक फैक्टर की बात हो रही थी, अभी स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी जो है, ये अगर आप लोग देख लो, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन जो ये इंग्लिश मैन था, और इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर से बना है, एक है जनरल फैक्टर और एक है स्पेसिफिक फैक्टर। एक को हम जी फैक्टर कहते हैं और दूसरे को हम एस फैक्टर कहते हैं। जो हमारा जी फैक्टर है, दीज आर समथिंग नेचुरल, जो कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को देता है। हर एक इंसान के साथ पैदाइशी जो इंटेलिजेंस आता है, दिस इज समथिंग जनरल। और उसके साथ जो है हमारे पास दूसरा आता है स्पेसिफिक, जिसको वो है जो कि स्पेसिफिक लोगों में होता है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, जो स्किल्स नॉलेज ही गेन करते हैं। तो इसलिए ये स्पीयरमैन जो है इन्होंने यूज किया है कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर होगा, ये वही चीजें होगी जो एनवायरनमेंट से हम चीजें सीखते हैं, तो उसी वही चीजें हमारे पास आएगी स्पेसिफिक फैक्टर में। और इसी को अगर हम देखें तो खेटल खेटल ने कहा है, रेमंड खेटल कहता है कि हमारे पास दो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, एक है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो वो भी इसी तरह की ही चीजें हैं जिस तरह एस पेक्टर और जी पेक्टर है। तो एस पेक्टर का मतलब है स्पेसिफिक पेक्टर, तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। और जी पेक्टर जो है दिस इज समथिंग क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के, जो कि ऑलरेडी पेक्स है, गॉड गिवन है, अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज हर एक बंदे में मौजूद ही होती है, दिस इज समथिंग जी पेक्टर, दिस इज समथिंग क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और जो हम सोसाइटी में स्किल्स सीखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, this is something related to your specific vector and this is something related to your fluid intelligence, जो किटल कहता है। ठीक है,
तो चार्ल्स एडवर्ड जो है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है, इसको हम इक्लेक्टिक थ्योरी भी कहते हैं, इक्लेक्टिक थ्योरी। द इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन in 1904 proposed his theory of intelligence called two-factor theory. According to him, intellectual abilities are comprised of two factors, namely the general ability known as G factor, specific ability known as S factor. ये देखो, एक है G factor और एक है S factor। आगे देखते हैं G factor और S factor की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। Characteristics of G factor and S factors. It is universally inborn ability। इस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि G factor जो है, दिस इज जनरल फैक्टर, जो कि हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है। दिस इज समथिंग गॉड गिवन इनबॉर्न एबिलिटी। इट इज जनरल मेंटल एनर्जी। ये जनरल मेंटल एनर्जी मतलब हर एक बंदे में होता है। इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाँ, हर एक इंसान में ये डिफरेंट होता है। इवन रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि जो मेल है और जो फीमेल है, इनकी इंटेलेक्ट जो है वो भी एक दूसरे से वेरीज करती है। और ब्रेन साइज पे भी थोड़ा कंट्रोडिक्शन है कि जो ब्रेन साइज है नॉर्मली एक मेल और फीमेल की, उसमें भी थोड़ा मतलब कंट्रोडिक्शन है। जो मेल के है मेरे ख्याल में उसकी जो वजन है, वेट है, वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो फीमेल है उसकी थोड़ा कम है। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ जी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। ये हम हर एक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह हम डेली रूटाइनली सुबह उठ के जो हम आम चीज़ें करते हैं, आम जब हम ड्यूटी के लिए जाते हैं, जो हमारी रूटीन होती है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जी फैक्टर। तो इसमें कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिसमें मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी क्वालिटीज, ऐसी एबिलिटीज, ऐसे स्किल्स होते हैं जो दूसरों में नहीं होती। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एस फैक्टर। ठीक है। तो कहते हैं कि ग्रेटर द जी एज एन इंडिविजुअल, ग्रेटर इन हिज सक्सेस इन लाइफ। बंदा कामयाब होगा। अच्छा, इंस्पेक्टर क्या है? इट इज लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरमेंट। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टेपर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। ये देखो, एस एबिलिटी हम चूंकि एनवायरमेंट से लेते हैं, जिन लोगों की इंटरेक्शन ज्यादा होगी, जो लोग पढ़ाकू ज्यादा होंगे, जो स्टडी ज्यादा करते हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगी, जो लोग मतलब एनालिटिकल स्किल उसकी ज्यादा होती है, जिन लोगों की सोशल स्किल ज्यादा होती है, उनमें ये जो एस फैक्टर है, ये स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अदर पीपल। ठीक है। तो ये एस्पेक्टर और जी फैक्टर का किस्सा है। यहाँ पर कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है इसके। जनरल फैक्टर इज लार्जली इनेट इन अकाउंट पर सक्सेस इन ऑल एक्टिविटीज। चूंकि जनरल फैक्टर जो है, ये हर एक एक्टिविटीज में सक्सेस के लिए एक बुनियादी चीज है। दैट्स वाई ये कहता है कि ये जरूरी है। ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंट इन द सेंस दैट फॉर एनी इंडिविजुअल इट रिमेन द सेम फॉर ऑल द कोरिलेटेड एक्टिविटीज। ये देखो, कोरिलेटेड एक्टिविटीज जितने भी होंगे, ये उनके लिए ये सेम होगा। फॉर एग्जांपल, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे जो मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होगी, हमारी जो म्यूजिशनल एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आगे आ रही है। हमारी जो स्पेशल एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब कोरिलेटेड एक्टिविटीज़ है, लेकिन एक ही फैक्टर जो जी फैक्टर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। एट डिफर फॉर डिफरेंट टू इंडिविजुअल। ठीक है। सक्सेस इन एनी स्पेशलाइज्ड field very much depend on the concerned specific factor which is essentially learned. This no person is absolutely uniform in his mental performance. ठीक है। अच्छा, person who are good in certain field or discipline may be poor in the other। ये देखो, अगेन ये कह रहा है कि चूंकि जो फर्स्ट जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, मोनार्किक थ्योरी है, वो गलत इसलिए है कि बंदे पर्सन हु आर गुड इन सर्टन फील्ड और डिसिप्लिन में बी पुअर इन द अदर। हो सकता है एक बंदा एक डिसिप्लिन में अच्छा हो, दूसरे में अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन इज प्रेडिक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ जी एंड एस फैक्टर इन डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। तो ये इसी थ्योरी का मेन स्टेटमेंट है कि जो हमारा जी फैक्टर है और जो हमारा एस फैक्टर है, ये दोनों मिलके ही जो इंटेलिजेंस है, वही इंटेलिजेंस को शेप करती है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कोई कमेंट कोई करना चाहता हो, कोई कुछ बात शेयर करना चाहता हो या चाहती हो, दे कैन शेयर। जी। अच्छा, आवाज़ पहुंच रही है मेरी हिजरान भाई? ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, मेंटल एज जो है, इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूले है, और जो कि साइंटिस्ट खुद ही वो चीज़ें दी गई होती है, इसको हम नहीं कर सकते।
मेंटल एज को हम मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक जो है रूल्स होते हैं, और इसके स्पेसिफिक जो है कुछ टेस्ट है। जिस तरह आगे आ रही है, हम कुछ इन्वेंटरीज है, कुछ क्वेश्चनियर्स है, जिस तरह हम क्वेश्चनियर के जरिए डेटा लेते हैं, फिर उसी क्वेश्चनियर के जरिए ही हम कंक्लूड करते हैं कि इसकी जो मेंटल एज है वो क्या है। जी और जी, ना इसको जस्ट डिफाइन डिफाइन कर ले, डिफिनीशन इसकी कैसे अच्छा, बनेगी मेंटल मेंटल एज, एज। मेंटल एज तो यही है कि मतलब जो आपका आपकी जो दिमाग की एज है, मतलब ये कि द वे ऑफ योर कॉग्निशन, या द एज ऑफ योर कॉग्निशन, और द वे ऑफ योर मेमोराइजेशन, ये सारी चीजें हमारे मेंटल एज में आती है। और एक क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल, देखो क्रोनो का मतलब है टाइम के साथ, जो इंसान में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। तो इसके दो प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं सिपिलोकॉडल, और दूसरा जो है प्रोक्सिमो डिस्टल, ये हमने पढ़े थे। ये दोनों इस तरह है कि इंसान के अंदर जो सर से लेके पाँव तक जो चेंजेस आते हैं, और जो सेंटर से लेके पेरिफेरी तक जो चेंजेस आते हैं, तो इनको जब हम मेजर करते हैं, दिस समथिंग रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी, मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं, दिस रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके, यू वेलकम। अच्छा, एनार्किक थ्योरी को हम पढ़ते हैं। अच्छा, एनार्की क्या होती है? एनार्की को मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाऊं। एनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल या एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जिसमें बादशाह नहीं होता, कोई वजीर आजम या कोई सदर नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, वो चलाते हैं सारे सिस्टम को। तो यहाँ पर देखो, एनार्की का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा फैक्टर होंगे, और वही एक ही टाइम में काम करेंगे। इस तरह नहीं कि एक फैक्टर अलग दूसरा फैक्टर अलग। ये देखो, ये एनार्किक थ्योरी जो है, फिर आगे हम जब हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये दोनों थोड़ी मिक्स होंगी आप लोगों से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पर इसी थ्योरी में और उसमें डिफरेंस यही है कि एनार्किक थ्योरी में जितने भी फैक्टर होंगे वो सिमल्टेनियसली काम करेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, उसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल है, अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल है, ग्रुप ऑफ टेक्नोक्रेट्स है, जो कि चला रहे हैं हुकूमत को, ठीक है। इनार्किक थ्योरी को हम एटॉमिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। जिस तरह एक एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह की चीजें होती है, तो वो भी क्या करते हैं, वही उसको शेप करती है। तो इसीलिए ये भी एक ही चीज को शेप शेप करने के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। दिस इज कॉल्ड इनॉर्किक थ्योरी, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ईएल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के लाज हमने पढ़े थे पिछले, हम जो हमारा लेक्चर था। थोंडाइक जो है, इन्होंने ये दिए हैं, ठीक है। थोंडाइक अपोज द थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, ये कहता है कि नहीं, जनरल इंटेलिजेंस काफी नहीं है। ही प्रोपोज दैट देयर आर स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज जो है ये स्पेसिफिक होंगे, चेंजेस होंगे। A mental act involve a number of these minute एलिमेंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर। मतलब ये जो छोटे छोटे होंगे, ये क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे, ये ऑपरेट करते हैं और एक सिस्टम को बनाते हैं, टुगेदर ही एक चीज को शेप करते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, अनार की आप लोगों ने जहन में रखनी है। अनार की जब आप लोग की जहन में आती है, तो मतलब ये क्या, ग्रुप ऑफ फैक्टर होंगे और एक चीज को करेंगे लीड, ठीक है। इफ एनी टू टास्क आर कोरिलेटेड, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज ड्यू टू द कॉमन एलिमेंट इन्वॉल्व इन टू टास्क। जो कॉमन एलिमेंट किसी चीज में होंगे, तो क्या करेंगे, वो काम को जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे हम जाते हैं तो फिर आप लोग को ये चीज समझ आ जाएगी कि बेसिकली थोंडाइक क्या कहना चाहता है। थोंडाइक ने इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था कि हमारे एक सोशल इंटेलिजेंस होती है, जो हम सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो हम सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस, इन्होंने कहा था कि कंक्रीट इंटेलिजेंस वो होते हैं जो अक्सर हम यूज करते हैं थ्रू टच। चीज़ों को जब हम टच करते हैं, तो उसको हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। जिस तरह हम काम करते हैं, इसको हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी इसे कहा था कि मतलब ये कि वही चीज जो हम टच कर सकते हैं, जिसको हम मिनिपुलेट कर सकते हैं, उन्होंने इसको मिनिपुलेट इंटेलिजेंस भी कहा है किसी जगह पर। कि जो हमारा कंप्लीट इंटेलिजेंस और मिनिपुलेट इंटेलिजेंस है, यही स्पेसिफिकली है सेकंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो है जो हमारी रीजनिंग है, ठीक है। जो हमारी जो है जिस तरह हम ये मैथ्स है, मैथ्स को हम जिस तरह सॉल्व करते हैं, उसमें लॉजिक होता है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग है, तो ये सारी चीजें हमारे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में ये आती है। तो इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स है। इन्होंने जो 4 बातें कही है आगे, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये इन्होंने कहा था कि ये जो इंटेलिजेंस है इसके चार एट्रीब्यूट्स है, फोर एट्रीब्यूट्स है इंटेलिजेंस के। फर्स्ट जो है लेवल, सेकंड है रेंज, थर्ड जो है एरिया, फोर्थ जो है वो स्पीड। ठीक है। अच्छा, तो डाइक कहता है लेवल से क्या मुराद है। लेवल का मतलब ये है कि जिस तरह हम वो जो आइटम एनालिसिस करते हैं, इंशाल्लाह हम असेसमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिस तरह हम आइटम एनालिसिस करते हैं उसमें कुछ आइटम जो है वो डिफिकल्ट रखते हैं, कुछ आइटम जो है वो थोड़ा इजी रखते हैं, उसमें उससे भी इजी रखते हैं कि मतलब जो अटेम्प्ट करने वाला हो वो जो मतलब ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होते, ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते, वो 30% तक पहुंच जाए। जो ज़्यादा पढ़ाकू और जो हार्ड वर्कर होते हैं तो वो 60 तक पहुंच जाए। ठीक है। और सेकंड ये कि उसमें जो डिफिकल्टी इंडेक्स है स्पेसिफिकली, उसी डिफिकल्टी इंडेक्स को हम इस तरह रखते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और जो हमारा लेजी स्टूडेंट है और जो बिल्कुल काम ही नहीं करता, जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, उन दोनों के दरमियान एक फर्क वाजिक हो। और टेस्ट जितना भी मुश्किल होता है तो वहाँ पर जो हार्डवर्कर स्टूडेंट होते हैं, जो लैक स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट होता है। टेस्ट जितना भी इजी होगा तो उनके लिए क्या होगा, एक एक माइनस पॉइंट होगा। इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे असेसमेंट के चैप्टर में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। ठीक है। तो यहाँ पर लेवल से मुराद ये है कि जो डिफिकल्टी लेवल है टास्क का वो क्या है। मतलब ये जो टास्क है ये ज्यादा डिफिकल्ट है, कम डिफिकल्ट है, एवरेज डिफिकल्ट है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लेवल। ठीक है। This refer to the difficulty of a task that can be solved. If we think of all test item arranged in a sequential order of increasing difficulty, then the height that we can ascend on this ladder of difficulty determines our level of intelligence. मतलब ये कि जो हम सीढ़ी टाइप की एक चीज है जिसमें जो ऊपर वाली जो सीढ़ी के जो ऊपर वाले उसको क्या कहते हैं उर्दू में, खजरान भाई? जी, जो रिपीट करें मुझसे। जो जो सीढ़ी होती है ना और जिस पे हम चढ़ते हैं तो उसको स्पेसिफिकली स्टेप्स, अच्छा स्टेप्स, ओके थैंक यू। वो जो स्टेप्स होते हैं सीढ़ी में, तो जो टॉप वाले स्टेप होंगे तो उस वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई ये जो लेवल है इसका मतलब यही है कि जो चीजें डिफिकल्ट होगी वो टॉप लेवल पे होगी, जो कम होगी वो नीचे लेवल पे होगी। ठीक है। तो मतलब ये कि जो काम का जो लेवल है, कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी का लेवल है, वो क्या है, रेंज। रेंज का मतलब यही है कि ये जो काम आप कर रहे हो ये आपके रेंज में है कि नहीं है, रेंज से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो एक्चुअल इंटेलिजेंट लेवल है और वो जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो मेरे रेंज से क्या है, वो आउट है। मैं उसको मतलब सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, वो मेरी एबिलिटी से आउट है। दिस समथिंग रिलेटेड टू रेंज। दिस रिपर टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सॉल्व। ये देखो, जो काम हम कर सकते हैं, जो चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी हमसे और उसी काम तक ये जो फासिला है, दिस इज समथिंग रेंज। ठीक है। अच्छा, एरिया क्या है? एरिया स्पेसिफिकली जो लेवल और रेंज है दोनों को जब हम मिलाते हैं इसको हम एरिया कहते हैं। और एरिया को हम स्कोप भी कह सकते हैं और एरिया को हम वेट एंड डेप्थ भी कह सकते हैं, कि जो इसके अंदर कितनी गहराई है और इसका कितना स्कोप है, इसमें कितनी चीजें हैं। दिस समथिंग रिलेटेड टू एरिया। तो जब हम एरिया, रेंज, लेवल ये चीजें देखते हैं, स्पीड, स्पीड क्या है कि आप या किसी इंडिविजुअल की जो जो मतलब कितने कितने टाइम में एक चीज को कर सकता है, दिस समथिंग रिलेटेड टू स्पीड। तो ये सारी चीजें, ये जो चार एट्रीब्यूट्स है इंटेलिजेंस के, ये मिल के बनाते हैं एक बंदे की इंटेलिजेंस। ये कहना चाहता है थॉर्नडाइक। ठीक है। समझ लग गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ओके जी। अच्छा जी। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थर्स्टन को। स्पेसिफिकली जो चार बातें थी ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड थी। थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो वेक्टर होंगे वो ग्रुप में काम करेंगे और एक ही इंटेलिजेंस को शेप करेंगे। ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसके चार पॉइंट है, लेवल, रेंज, स्पीड एंड एरिया। ठीक है। अच्छा, फिर थर्स्टन क्या कहता है? थर्स्टन ने एक स्केल भी दिया था जो हमने पहले रिसर्च के चैप्टर में कवर किया हुआ है।
थर्स्टन और इसी तरह के और भी हमने सीमेंटिक डिफरेंशियल और वो चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। थर्स्टन जो है, थर्स्टन क्या कहता है ये देखो, थर्स्टन एंड हिज एसोसिएट्स प्रोपोज्ड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है ये थर्स्टन ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटेलिजेंट एक्टिविटी इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ immutable, highly specific vector as Thorndike claimed, nor it is expression primarily as general vector of as Spearman held। मतलब ये कि ये थोर्नडाइक जिस तरह कहता है कि ये स्पेसिफिक एक ही वेक्टर है जो इन्वॉल्व है इंटेलिजेंस में, ना इसी तरह ही है, और ना स्पेयरमैन जो कहता है कि ये जी वेक्टर और एस वेक्टर है, ना इस तरह है। तो ये क्या कहता है, प्राइमरी वेक्टर कॉमन फॉर ऑल ऑपरेशन। ये कुछ वेक्टर देते हैं, तो ये कहता है कि जो प्राइमरी होंगे तो ये सारे ऑपरेशन के लिए जो है एक ही जैसे होंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम कहते हैं पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फैक्टर गेव psychological and functional unity which differentiate them from other mental operation and finally constitute a group. There are number of groups mental abilities, each of which is a primary factor. Thurston concluded that there are 9 primary mental abilities PMA। ये देखो इंपॉर्टेंट है, PMA जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितने हैं, 9 है। कौन कौन से है आगे हम पढ़ते हैं, ये देखो जो स्पेसिफिकली 9 इन्होंने दिए हैं थर्स्टन ने, उसमें पर जो है वर्बल फैक्टर है। वर्बल क्या है, वर्बल का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को वर्बली अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ड को, आइडियाज को, जो हमारा कंप्रीहेंडिंग है या जो हमारी कंप्रीहेंशन है, किसी चीज को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्बली, दिस इज समथिंग कंप्रीहेंशन। फॉर एग्जांपल एक बंदा हमारे साथ बातें कर रहा है और उसको हम किसी तरह या कुछ आइडियाज दे रहे हैं, उसको हम किसी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वर्बल फैक्टर। यही चीजें आगे रिपीट हो रही है हावर्ड गार्डनर की थ्योरी में भी, ठीक है। अच्छा, स्पेशल फैक्टर क्या है, देखो स्पेशल फैक्टर इस तरह है ना, जो स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस, स्पेशल का मतलब है स्पेसेस, स्पेसेस से रिलेटेड जो आपके इंटेलिजेंस है, दिस रिलेटेड टू स्पेशल फैक्टर। जिस तरह यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं कि जिस तरह हम ये कहा जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम सफ़र पे जाते हैं तो अपने लिए एक जो सूटकेस नहीं होता, सूटकेस जो हम सिट करते हैं तो उसमें चीज़ें रखते हैं तरीके तरीके से। तो यही हमारे पास हमारी जो स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल फैक्टर है, यहाँ पर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। या स्पेसिफिकली जो हमारी ये जो जो फीमेल होती है, तो जिस तरह अपनी जो ये बाल होते हैं, बालों की जिस तरह वो सिटिंग करती है, उसमें ये पूनी और ये क्लच है, ये क्लिप है, इसी तरह की जो चीज़ है जो है किसी तरीके से लगाती है, किसी सीक्वेंस से लगाती है, दिस समथिंग रिलेटेड टू अ स्पेशल फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। थर्ड जो है ये कहता है थर्स्टन, न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर में वो फैक्टर्स होंगे कि एक बंदा किस तरह कैलकुलेशन न्यूमेरिक से रिलेटेड है, किस तरह प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, ये सारी चीज़ें न्यूमेरल फैक्टर में आएंगे। मेमोरी फैक्टर में क्या है कि कितनी जल्दी एक चीज़ को मेमोराइज करना, क्विकली लाना अनकॉन्शियस से कॉन्शियस तक, क्योंकि चीज़ें कहाँ रहती है, अनकॉन्शियस में रहती है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस तक का ये जो सफर है, ये कुछ बंदों की बहुत ज़्यादा क्विक होती है और कुछ बंदों की बहुत ही स्लो होती है। तो इसीलिए मेमोरी फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। वर्ड फ्लुएंसी, कि किसी तरह वर्ड को जो है जुबान पर लाना और उसको इंटर कनेक्ट करना, दिस इज समथिंग वर्ड फ्लुएंसी, ये भी एक एबिलिटी है। इंडक्टिव रीजनिंग, हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल ही स्पेसिफिक से और उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, हम जनरलाइज करते हैं। इंडक्टिवली डेटा से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी तक पहुंच जाते हैं, दिस इज इंडक्टिवली, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही स्मॉल चीज़ों से, पहुंचेंगे बड़ी चीज तक, इंडक्टिवली स्टार्ट करेंगे हम, बॉटम से पहुंचेंगे टॉप तक, दिस इज इंडक्टिवली। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, मेकिंग यूज ऑफ जनरलाइज्ड फैक्ट्स आर रिजल्ट, टॉप टू बॉटम, या ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, दिस समथिंग रिलेटेड टू डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, परसेप्चुअल फैक्टर, ये आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। परसेप्चुअल क्या है, परसेप्शन, परसेप्चुअल जो है ये परसेप्शन से निकला है। और परसेप्शन हम कहते हैं जो हमारी सेंसेशन होती है, जो कि हम खवासे खमसा से करते हैं, जो हमारी पाइप सेंसेस है, जिस तरह हमारा टच है, स्मेल है, हियर है, जो टेस्ट है,
और जो हमारा जो आई जो वॉच है। तो ये सारे जो हमारे 5 फैक्टर्स है, ये 5 फैक्टर हमें क्या करते हैं, ये सेंसेशन करते हैं, इसके जरिए हम सेंसेशन करते हैं। और जब उसी सेंसेशन को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, दिस इज परसेप्शन। तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेंसेशन। परसेप्शन इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेंसेशन, ठीक है। तो परसेप्चुअल फैक्टर का मतलब ये है कि किसी तरह एक बंदा जो है अपनी सेंसेशन से डायरेक्ट चीजों को क्या करता है, परसेप्शन में चेंज करता है, दिस समथिंग परसेप्चुअल फैक्टर, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कुछ लोगों में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, मिनटों में वो डिसीजन लेते हैं, मिनटों में वो चीजें सॉल्व करते हैं, दिस समथिंग अगेन रिलेटेड टू। तो ये कहता है जो हमारे पास थर्स्टन है कि ये जो 9 फैक्टर है ये इन्वॉल्व है किसी भी बंदे की जो इंटेलिजेंस है उसको शेप करने में। हो सकता है एक बंदे की ओवरऑल फैक्टर ज्यादा हो सकता है एक बंदे की स्पेशल फैक्टर ज्यादा हो। जिस तरह ये डिजाइनिंग के कोर्सेज होता है, जिस तरह चीज़ों को डिजाइन किया जाता है, तो उसमें सारी स्पेशल फैक्टर की क्वालिटीज आती है। या न्यूमेरिकल फैक्टर ज्यादातर मैथमेटिक वाले लोगों में ज्यादा होती है। मेमोरी फैक्टर जो है ये तो ज्यादातर गॉड गिवन भी है, और कुछ सोसाइटी से भी आते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड फ्लुएंसी है, ये भी ज्यादातर लिंग्विस्टिक वालों की अच्छी होती है। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, परसेप्चुअल फैक्टर भी कुछ जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है उसकी परसेप्शनल फैक्टर भी अच्छी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अल्लाह ताला की एक गिफ्ट है, या हम सोसाइटी के से ही इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसी में? जी जी, आ गई समझ में। ओके जी, ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हॉवर्ड गार्डन, ठीक है। ये भी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसको हम 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बात कही है कि जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है उसी से ही इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो बनती है। और ये कहता है कि कुछ लोगों में एक चीज डोमिनेंट होगी, दूसरी हो सकता है रिसेसिव होगी, तीसरी उससे भी कम होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदे में सोशिएबिलिटी ज्यादा है, उसकी मैथमेटिकल स्किल जो है वो कम है। या फॉर एग्जांपल एक बंदे की जो है उसमें सोशिएबिलिटी कम है, उसके मैथमेटिकल स्किल्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो स्किल्स है ये डिफरेंट होती है एंड डिफरेंट पीपल, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन हॉवर्ड गार्डनर्स psychological theory about people and their different type of intelligences, logical, visual, musical, etc. ये आगे दी गई है। there are 7 intelligences, यहाँ पर 7 मेंशन है, लेकिन ये एक जगह पर मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर 8 थी, ठीक है, लेकिन जो कॉमन है वो 7 है, ठीक है। a person may have 2 or more dominant intelligences and maybe there are some individual who have a balance of all 7 intelligences। मतलब हो सकता है एक बंदे में ऑल हो सकता है एक बंदे में एक हो सकता है एक बंदे में दो हो। Howard Gardner initially formulated a list of 7 intelligences. His listing was provisional, मतलब आरिजी थी। Their first two have been typically valued in school। कौन से दो हैं जो हम स्कूल में यूज करते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। The next three are usually associated with the art। तीन जो है आर्ट में यूज होते हैं, जो फर्स्ट है वो ज्यादातर यूज होते हैं स्कूल में। एंड द फाइनल टू आर व्हाट हावर्ड गार्डनर कॉल्ड पर्सनल इंटेलिजेंस। उसको हावर्ड गार्डनर ने पर्सनल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। जो लास्ट टू है तो वो कौन कौन से है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो, विजुअल और स्पेशल है, एक है लिंग्विस्टिक वर्बल है, ये दोनों हम स्कूल में यूज करते हैं, ये कहता है। ये देखो, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, बंदे के अंदर, दिस इज समथिंग इंटरपर्सनल, अपने अंदर जान के देखना, दिस इज समथिंग इंटरपर्सनल, सॉरी इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल सोसाइटी के अंदर दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, इंटर इंटर इंटरपर्सन लॉजिकल मैथमेटिशियन, ये देखो म्यूजिकल, ठीक है। अच्छा, और लास्ट जो है ये क्या है, काइनेस्थेटिक एंड नेचुरलिस्टिक। ये दो कहते हैं कि ये पर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। काइनेस्थेटिक का मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसको इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उसको कहा था काइनेस्थेटिक, ठीक है। टाइम